जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं आर्ट ऑफ टीचिंग PYQ का क्लास नंबर 17। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी से आग्रह है कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों आइए हम लोग बिना समय गवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी पेन और पेपर लेकर के बैठिए और जो भी क्वेश्चन आपको दिखता है आप लोग अपने पेपर पे नोट डाउन करते जाइए और लास्ट में क्या करना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका सही नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, सही स्कोर कितना आ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। इसमें बोला जा रहा है शिक्षण और सीखना दोनों का लक्ष्य एक ही है, वह क्या है। हमसे बोला है मेरे साथी शिक्षण और सीखना दोनों का लक्ष्य एक ही है, वह है, मतलब वह क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है शिक्षार्थी को अधिक बुद्धिमान बनाना, बी में है शिक्षार्थी को ज्ञान से परिपूर्ण बनाना, सी में है शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना और डी में है शिक्षार्थी तक जानकारी पहुंचाना। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। यही क्या है, शिक्षण और सीखना दोनों का लक्ष्य एक ही है, शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। जब शिक्षार्थी स्वनिर्देशित होता है तो इसे कहा जाता है, बताइए मेरे साथी उसे क्या कहा जाता है। जब शिक्षार्थी स्वनिर्देशित होता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षा शास्त्रीय पेडागॉजिकल अधिगम, बी में है वयस्क शिक्षण सिद्धांत एंड्रागॉजिकल अधिगम, सी में है दूरस्थ शिक्षा अधिगम, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी जब शिक्षार्थी स्वनिर्देशित होता है तो हम लोग उस एवज में बोलते हैं शिक्षा शास्त्रीय पेडागॉजिकल अधिगम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करते समय सीखने के किस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। बताइए मेरे साथी बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करते समय सीखने के किस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है सीखने का क्षेत्र, बी में है शिक्षण रणनीतियां जो बौद्धिक और भावात्मक आवश्यकताओं को समायोजित करती है। तो मेरे साथी बात ये भी सही बोल रहा है, सीखने का क्षेत्र ये बात सही बोल रहा है। छात्र की सामाजिक आवश्यकताएं ये बात सही बोल रहा है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, उपरोक्त सभी। तो बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। उच्च स्तरीय चिंतन संबंधित उद्देश्य है। बताइए उच्च स्तरीय चिंतन संबंधी उद्देश्य क्या है मेरे साथी, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है ज्ञान और बोध, बी में है विश्लेषण और मूल्यांकन, सी में है बोध और मूल्यांकन, डी में है ज्ञान और विश्लेषण। बताइए मेरे साथी उच्च स्तरीय चिंतन संबंधित उद्देश्य हमसे पूछा जा रहा है तो क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ज्ञान और विश्लेषण। ठीक है, जो आप जानकारी प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर आप विश्लेषण करेंगे। इसमें क्या है, बोध और मूल्यांकन। जब आप चीजों को अर्थ को समझेंगे तो सीधे मूल्यांकन करने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर विश्लेषण करेंगे फिर उसका मूल्यांकन का तो बातें नहीं है। क्या आप यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है उच्च स्तरीय चिंतन, हमको इसका उद्देश्य बताना है। तो क्या हो जाएगा, ज्ञान और विश्लेषण। जो आपको जानकारी मिलेगा उसी के आधार पर ना आप चीजों को विश्लेषण करेंगे, उसको तोड़ मरोड़ करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बताइए मेरे साथी संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर सभी साथी को आना चाहिए क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए में है बेंजामिन एस ब्लूम, बी में है स्किनर, सी में है क्रथहोल और डी में है मेरे साथी सिम्पसन। हम लोग इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ चुके हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा बेंजामिन एस ब्लूम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन्हीं के द्वारा संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए मेरे साथ क्या बोला जा रहा है, विज्ञान शिक्षण में आगमनात्मक दृष्टिकोण का विकास किसने किया। बताइए विज्ञान शिक्षक में आगमनात्मक दृष्टिकोण का विकास किसने किया, उसके बारे में बताना है, उस शिक्षा शास्त्री के बारे में हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में अरस्तु,
बी में है ब्रूनर, सी में है गैग्रे और डी में है फ्रांसिस बेकन। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब कौन होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गैग्रे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। टीम शिक्षण का लाभ है, बताइए मेरे साथी टीम शिक्षण का क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है यह छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को गहरा करता है। बी में है छात्र शिक्षक संबंधों को सुधारता है। सी में है यह अनुदेशात्मक परिस्थितियों बनाने की एक तकनीक है। डी में है उपरोक्त सभी। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब बताइए। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टीम शिक्षण का लाभ यह छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को गहरा करता है, बात सही बोल रहा है। छात्र शिक्षक संबंधों को सुधारता है, भी बात सही है। यह अनुदेशात्मक परिस्थितियों बनाने की एक तकनीक है, भी बात सही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, बताइए। अब विशिष्ट से सामान्य का जो सिद्धांत है मेरे साथी, यह किस में प्रयोग किया जाता है, किस विधि में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है विश्लेषणात्मक विधि। क्या है मेरे साथी? विश्लेषणात्मक विधि। बी में है अन्वेषणात्मक ह्यूरिस्टिक विधि। सी में है संश्लेषणात्मक सिंथेटिक्स विधि और डी में है आगमनात्मक विधि। बताइए क्या सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगमनात्मक विधि में ही विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे साथी क्या बोला है? ब्रिटिश दृष्टिकोण में पाठ योजना पर अधिक बल दिया जाता है, बताइए। ब्रिटिश दृष्टिकोण में पाठ योजना पर अधिक बल दिया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? किस आधारित शिक्षा बोलेंगे? गतिविधि आधारित, शिक्षक आधारित, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, शिक्षक और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? बोलिए। तो मेरे साथी इसका सही जवाब आपको होगा, क्योंकि सभी साथी हम लोग स्कूल में पढ़ते आए हैं, पहले भी देखते थे कि किस तरीके की पद्धति थी। तो पहले था टीचर सेंटर, तो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण इसमें ज़्यादा सूट करेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर शिक्षक और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते थे तो देखते थे, क्योंकि टीचर क्लास में आया और वो अपने अकॉर्डिंग क्लास का आयोजन कर दिया, तो क्या हो गया? वो हो गया टीचर सेंटर एजुकेशन, मतलब शिक्षक केंद्रित कक्षा। तो शिक्षक और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता था। वो खुद क्लास में आए और अपने अनुसार लेक्चर दे करके क्लास खत्म करके चले गए। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा? एक ऐसी समस्या का परिचय देना जिसे छात्र अभी तक हल नहीं कर पाए हो, इसका एक उदाहरण है। बताइए मेरे साथी इसका एक उदाहरण क्या होगा? हमसे क्वेश्चन में बोला है मेरे साथ, क्वेश्चन को जरा सा ध्यानपूर्वक समझना है। ये बोला है एक ऐसी समस्या का परिचय देना है जिसे छात्र अभी तक हल नहीं कर पाए हो। मतलब मेरे साथी आपको छात्र के सामने कोई ऐसी समस्या रखना है जो उस समस्या से अभी तक छात्र परिचित नहीं हुए हो, तो इसका एक उदाहरण है। तो इसका क्या उदाहरण होगा? तो मेरे साथी जिस समस्या से छात्र परिचित नहीं होंगे वैसी समस्या रखेंगे, तो बच्चा को क्या होगा? नया नया चुनौती फेस करना होगा, नई नई उसको परिस्थितियों को झेलना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? बच्चा चीज़ों को सीखेगा, फिर नई सोच को विकसित करेगा, फिर अपना विचार को क्या करेगा? विस्तृत करेगा। तो फिर इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है अन्वेषण करना, बी में है संलग्न होना, सी में स्पष्ट करना और डी में मेरे साथ विस्तृत करना। तो इसमें क्या होगा? तो नई समस्याएं आएंगी तो बच्चा का विचार विस्तृत होगा, बच्चा नई नई चीज़ों को सृजन करेगा, सीखेगा, और जो भी उसको नया नया चुनौती मिलेगा उसका सामना करके अपने आप को क्या करेगा? बताइए, उस काम में एक्सपर्ट बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? विस्तृत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। सूक्ष्म शिक्षण एक डैश है, बताइए मेरे साथी। सूक्ष्म शिक्षण एक डैश है, मतलब माइक्रो टीचिंग एक डैश है। ऑप्शन नंबर ए में है प्रदर्शन विधि, बी में है प्रशिक्षण तकनीक, सी में है पढ़ाने का तरीका और डी में है उपचारात्मक शिक्षण। बताइए मेरे साथी, कोई भी साथी का ये क्वेश्चन का जवाब तो एकदम राइट हुई होना ही चाहिए, इसलिए क्योंकि जो साथी बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, उन सभी को ये चीज़ पढ़ाया गया होगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? पढ़ाने का तरीका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए थोड़ा यहाँ ऑप्शन में ऊपर नीचे फिर हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। ये बी वाला ऊपर होना चाहिए और सी वाला नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
देखेंगे 12। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की प्रस्तुति के लिए कितना समय आवश्यक है, बताइए। हमसे पूछा है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है मेरे साथी, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की प्रस्तुति के लिए कितना समय आवश्यक है। तो कितना समय आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए में है 5 मिनट, बी में है 10 मिनट, सी में है 15 मिनट और डी में है 45 मिनट। बताइए मेरे साथी कितना मिनट की आवश्यकता होती है। तो हमको चाहिए 5 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की प्रस्तुति के लिए आपको 5 मिनट की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 को सभी साथी पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें क्या बोला है, पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में, पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में हम क्या देखते हैं। बताइए हम क्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों की अभिव्यक्ति सुनाई नहीं देती, बी में है निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है, सी में है बच्चे केवल शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोलते हैं और डी में है एक से अधिक विकल्प सही है। तो बताइए आपको इसमें कौन कौन सा विकल्प सही लग रहा है। देखिए बच्चों की अभिव्यक्ति सुनाई नहीं देती भी बात सही है। देखते हैं जब आप क्लासरूम में, जब टीचर क्लासरूम था तो हम आप लोग मेरे साथ ही पढ़े होंगे, चाहे हम लोग भी पढ़ते थे, तो हम लोग डर से बोलते नहीं थे। शिक्षक आए क्लास में पढ़ा रहे हैं तो जो पढ़ा रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन भी किए तो अगर थोड़ा सा डर है कि नहीं बोलेंगे तो सर पीटेंगे, तो उसमें भी कुछ हम लोग खड़ा होकर बोल के और अपना काम पूरा कर लेते थे। तो उसमें क्या हो गया कि बच्चों की अभिव्यक्ति सुनाई नहीं देती है, तो भी बात सही है। निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है, अब उसमें है कि जो थोड़ा सा फास्ट लर्नर है वो सीखेगा और जो थोड़ा सा भोंदू टाइप है, जो मतलब हम लोग बोलते हैं ना बच्चा को, कि हम लोग भोंदू नहीं बोलेंगे किसी को अब, क्योंकि पहले हम लोग अपने दोस्तों में ऐसा करते थे। तो जो मतलब स्लो लर्नर है वो क्या हो गया, वहाँ पे निष्क्रिय हो गया। तो ऐसे छात्रों के लिए निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर बच्चे केवल शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोलते हैं, ये बात सही है। अब जहाँ पे बच्चा एकदम डरे हुए हैं, शिक्षक अपने अनुसार क्लासरूम का आयोजन किए हुए हैं, तो क्या होता है वहाँ पे बच्चा सिर्फ सर जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका जवाब देने के लिए बोलता है, बाद बाकी चुपचाप बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये बात सही है। तो यहाँ पे एक से अधिक विकल्प सही है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, विद्यालय प्रशासन पर सबसे अधिक बार की जाने वाली आलोचना यह है कि। बताइए विद्यालय प्रशासन पर सबसे अधिक बार क्या आलोचनाएं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में है उन्हें प्रशंसा पसंद है, बी में है वे बहुत आलसी होते हैं, सी में वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल है और डी में है वे शिक्षक को नहीं जानते हैं। बताइए मेरे साथी विद्यालय प्रशासन पर सबसे अधिक बार की जाने वाली आलोचना है, सबसे अधिक बार की जाने वाली आलोचना है क्या है। तो मेरे साथी ये आलोचना है वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। लाइसेंस फेयर प्रशासन पर आधारित है। बताइए लाइसेंस फेयर प्रशासन पर आधारित है, किस पर आधारित है मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में है अधिनायक तत्व, बी में है आपसी साझेदारी, सी में है गैर हस्तक्षेप और डी में है मेरे साथी कोई नहीं। तो लाइसेंस फेयर प्रशासन किस पर आधारित होगा मेरे साथी, लाइसेंस फेयर प्रशासन आपसी साझेदारी पर आधारित है। किस पर है, आपसी साझेदारी पर। ठीक है, सभी साथी को समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे साथी क्या बोल रहा है, डेलनेट का अर्थ है। बताइए डेलनेट का क्या अर्थ है, डेलनेट का मेरे साथी क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, बी में है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, सी में है डिस्टेंस लाइब्रेरी नेटवर्क और डी में है डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे साथी इसका सही जवाब होगा डिस्टेंस लाइब्रेरी नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इज द, सॉरी नहीं डिस्टेंस नहीं, इसका होगा डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या होगा मेरे साथी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा मेरे साथी, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। बताइए क्या निर्भर करता है मेरे साथी, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। बताइए क्या निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए में शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। बात तो सही बोल रहा है मेरे साथी। फिर हम लोग और इसका आंसर देखते हैं, कहीं कुछ और इससे बेस्ट ऑप्शन हम लोग को दिया हो। बी में बोला है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, सी में है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर
और डी में है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। मेरे साथी ऐसा नहीं करना है, उनके प्रति नहीं होने के नाते पर नहीं, आपको सब बच्चों के प्रति क्या होना है, समानुभूति रखना है। क्या रखना है, सिंपैथी नहीं इम्पैथी रखना है। ठीक है मेरे साथी, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें बोला है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो आवश्यक हस्तक्षेप क्या करेंगे ताकि दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्बेंस महसूस ना हो, तो उसके लिए करेंगे शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक तरीके को उपयोग करके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब उनके लिए आप अतिरिक्त समय देंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप कहीं ना कहीं तो किसी न किसी बच्चा के साथ क्या कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको क्लास में अभी सब बच्चों को पढ़ाना है, अब उनके लिए अलग से समय निकालेंगे तो एक क्लासरूम का समय कहीं ना कहीं आप कम करेंगे। मान लीजिए क्या करें, कहीं आपका 40 मिनट का क्लास है, अब 2 4 5 बच्चे प्रतिभाशाली है, उनको अगर आप पढ़ाएंगे तो उनको अगर अलग से समय देंगे तो कहीं ना कहीं क्लासरूम का समय ही आप काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये भी नहीं चलेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। डैश के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। बताइए मेरे साथी, डैश के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। ए में है सफल प्रबंधक, बी में है अच्छे शिक्षक, सी में है समस्या समाधान करता और डी में है अच्छे वक्ता। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा समस्या समाधान करता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समस्या समाधान करता के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। देखिए दोस्त, जब एक शिक्षक अच्छा इंसान होगा तो क्या करेगा, वो बच्चों में समस्या समाधान करता के साथ साथ क्या करेगा, नैतिक विकास को भी आगे बढ़ाएगा। इसलिए वो समस्या समाधान के रूप में नामित होने से पहले उसे अच्छा इंसान होना चाहिए। आप बच्चा को समस्या समाधान करता बना देंगे और उसमें नैतिक विकास नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, कल आगे बढ़ के बच्चा समस्या समाधान करता तो हो जाएगा लेकिन चोर चक्का बन जाएगा। क्या देखते हैं, अभी जितना जो सुपर ब्रेन होता है उसको अगर मोरल डेवलपमेंट अगर उसमें अगर नहीं हुआ रहता है तो क्या करता है, देखते हैं कि बैंक लूट लेता है, कोई साइबर क्राइम कर देता है। तो इस तरीके की आपको भावनाएं और इस तरीके की घटनाएं अभी आपको समाज में देखने को मिलती है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। जब आपसे कहा जाए कि आप अपनी कक्षा में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे को शामिल करें तो आप क्या करेंगे। बताइए मेरे साथ, तो आप क्या करेंगे जब आपसे कहा जाए कि आप अपनी कक्षा में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे को शामिल करें तो आप क्या करेंगे, आपका क्या मतलब व्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा करने से इनकार करेंगे, प्रिंसिपल से अनुरोध करेंगे कि बच्चे को ऐसे, यहाँ पर कुछ रहा होगा तो मेरे साथ ही क्वेश्चन से पहले गलत, ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। ऐसा करने से इनकार करेंगे और प्रिंसिपल से अनुरोध करेंगे कि बच्चों को मतलब क्या कि ऐसे बच्चों को मेरे क्लास में न भेजा जाए, तो ये तो ऐसी गलत हो गया। जहाँ पे कह दिया इनकार करने वहाँ पे ही पहले ही ऑप्शन फॉल्स हो गया। फिर बी में प्रिंसिपल से अनुरोध करेंगे कि बच्चे को ऐसे बच्चों के लिए बने सेक्शन में डाल दिया जाए। नहीं मेरे भाई, हम लोग को क्या करना है, सबके लिए एक समान शिक्षा, समावेशी शिक्षा का नाम सुने हैं ना, तो इसको क्या करना है, सीधे देखते काटना है। कि मैं कक्षा में ऐसे बच्चों को नज़रअंदाज करें, नहीं, कक्षा में अगर समावेशी क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं और ऐसे बच्चों को नज़रअंदाज करेंगे तो आप अपराधी हो जाएंगे। ठीक है, फिर डी में ऐसे छात्रों को पढ़ाने के तरीके सीखेंगे और बच्चों को स्वीकार करेंगे। ये एकदम सही बात बोला है, ऐसे छात्रों को पढ़ाने के तरीके सीखेंगे और बच्चे को स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, आप शिक्षक और छात्र के बीच कौन सा रिश्ता अच्छा मानते हैं। बताइए, आप शिक्षक और छात्र के बीच कौन सा रिश्ता अच्छा मानते हैं। ए में है दोस्तों की तरह, बी में है मालिक और नौकर की तरह, सी में है पिता और पुत्र की तरह, डी में है विक्रेता और खरीदार की तरह। तो मेरे साथी जैसा ही तीनों दिख जाए ना, काट देना है। मालिक और नौकर की तरह शिक्षक और छात्र का संबंध संभव है, पिता और पुत्र की तरह होगा, नहीं होगा। विक्रेता और खरीदार की तरह नहीं, क्योंकि विक्रेता और खरीदार में क्या होता है, खरीदार जो होता है या विक्रेता होता है ये अपने प्रॉफिट सोचता है। मान लीजिए कि विक्रेता कोई सामान किसी को बेचेगा तो प्रॉफिट सोचेगा, लेकिन शिक्षा क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल है। भाई आप एक सेवा क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा आप किसी को दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक सेवा भावना होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दोस्तों की तरह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 21 में आइए। 21 में मेरे साथ ही क्या बोला जा रहा है, शिक्षक का कौन सा कार्य सीखने की प्रक्रिया में स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। बताइए,
शिक्षक का कौन सा कार्य सीखने की प्रक्रिया में स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में प्रशिक्षक, बी में सुगमकर्ता, सी में प्रतिनिधि और डी में औपचारिक प्राधिकारी। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशिक्षक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो शिक्षक का प्रशिक्षक कार्य सीखने की प्रक्रिया में स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो बताइए मेरे सभी साथी को मजा आ रहा है? तो दोस्तों आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में आते हैं। सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? बताइए बताइए मेरे साथी। सभी साथियों का इस क्वेश्चन का जवाब एकदम करेक्ट आना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में योगात्मक मूल्यांकन, बी में है नैदानिक मूल्यांकन, सी में है रचनात्मक मूल्यांकन और डी में है प्लेसमेंट मूल्यांकन। क्या होगा मेरे साथी? यहाँ पे देखना है क्या बोल रहा है। सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन, मतलब सीखने के दौरान, है ना? तो क्या हो जाएगा? रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। और योगात्मक मूल्यांकन कब होता है? सत्र के अंत में। देख लीजिए यहाँ पे, सत्र के अंत में। ठीक है मेरे साथी। और नैदानिक कब होता है? नैदानिक होता है आपको शिक्षण शुरू करने से पहले। कब होगा मेरे साथी? शिक्षण शुरू करने से पहले। और ये क्या है? रचनात्मक तो आप जान ही रहे हैं, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के दौरान। ठीक है। और प्लेसमेंट मूल्यांकन क्या होता है? कोई भी कोर्स जब आप में एडमिशन लेते हैं तो उसको शुरू करने के लिए आपसे जब वो मूल्यांकन करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेसमेंट मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है। कोई भी कोर्स या प्रोग्राम में दाखिला लेने से पहले का मूल्यांकन, दाखिला लेने से पहले का मूल्यांकन हम लोग क्या बोलते हैं मेरे साथी? कोई भी कोर्स या प्रोग्राम में दाखिला लेने से पहले का मूल्यांकन कहलाता है प्लेसमेंट मूल्यांकन। तो सभी साथी को चारों क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न में अंकन अधिक विश्वसनीय होगा? बताइए मेरे साथी, निम्नलिखित में से किस प्रकार, हमसे क्या पूछ रहा है? किस प्रकार के प्रश्न में अंकन अधिक विश्वसनीय होगा? किसमें होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है बहुविकल्पीय प्रश्न, बी में है निबंध, सी में है संक्षिप्त उत्तर और डी में है समापन। तो सभी साथी जानते हैं ना कि बहुविकल्पीय प्रश्न वाले में आप अगर 100 क्वेश्चन दिया गया है, बच्चा 90 बना दे तो 90 आंसर आ जाएगा। लेकिन लिखने वाले में क्या होता है? उसमें हर्षिकार, दीर्घिकार, आईकार, ओकार सब चेक होता है ना। हिंदी में अगर लिखेगा तो ये सब चेक होगा, इंग्लिश में लिखेगा तो क्या होगा? उसका स्पेलिंग चेक होगा, उसका कॉमा चेक होगा, ब्रैकेट चेक होगा, चाहे जो भी उसमें जो उसका लेटर होता है वो सब चेक होगा कि वाकई में सही लिख रहा है कि नहीं। उसका थोड़ा बहुत हैंडराइटिंग भी मैटर करेगा। लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या आएगा? आप बस गोला को घस दीजिए, जितना आपका सही होगा उतना आपको नंबर एग्जैक्ट मिल जाएगा। तुमसे क्या पूछा है? किस प्रकार के प्रश्न में अंकन अधिक विश्वसनीय होगा? तो किसमें होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है। अब निबंध लिखेंगे तो अभी जो हम लोग अभी चर्चा की है वही बात है, संक्षिप्त उत्तर। उस सब में क्या होगा? आपका लेखन कला चेक होगा कि आप शुद्ध लिख रहे हैं कि अशुद्ध लिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अधिगम उद्देश्य के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? बताइए मेरे साथी। अभी बहुत ये लाजवाब क्वेश्चन है। अभी क्या बोला है? हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अधिगम उद्देश्य के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है अभी वर्तमान हमारे शिक्षा प्रणाली में? तो ऑप्शन नंबर ए में भावात्मक, इसका तो किया ही जा रहा है। बी में संज्ञानात्मक, इसका भी किया जा रहा है। सी में क्रियात्मक और मनोगत्यात्मक और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे साथी भावात्मक का भी किया जाता है, संज्ञात्मक का भी किया जाता है, किसका नहीं किया जा रहा है? तो मनोक्रियात्मक और मनोगत्यात्मक का मेरे साथी नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है, एक ही स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध है। बताइए मेरे साथी, एक ही स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध किससे है? तो ए में है क्षैतिज संगठन, बी में है ऊर्ध्वाधर संगठन, और सी में है मेरे साथी केंद्रीकृत, और डी में है विकेंद्रीकृत। देखिए मेरे साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या बोला है, एक ही स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध। देखिए एक ही स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध मेरे साथी होता है क्षैतिज संगठन से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग थोड़ा सा इस चारों ऑप्शन को समझ लेते हैं। देखिए क्षैतिज संगठन का कहने का मतलब होता है मेरे साथी कि विभिन्न अवधारणा जो है ना वो एक ही स्तर पर होते हैं। विभिन्न अवधारणाएं एक ही स्तर पर शामिल होते हैं। ठीक है, शामिल होते हैं। अब ऊर्ध्वाधर संगठन में क्या होगा मेरे साथी, ऊर्ध्वाधर संगठन में होता है विभिन्न स्तरों पर अवधारणाएं शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं विभिन्न स्तर पर अवधारणाएं शामिल ठीक है। तो आप भी देखिए क्षैतिज संगठन, इसमें क्या है, विभिन्न अवधारणाएं एक ही स्तर पर शामिल होते हैं, और ऊर्ध्वाधर संगठन में विभिन्न स्तर पर अवधारणाएं शामिल होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें एक ही स्तर पर अवधारणाएं शामिल होते हैं और इसमें विभिन्न स्तर पर अवधारणाएं शामिल होते हैं। बात समझ में आया? जहां पे आपको दिख जाए, जहां पे पूछे कि एक ही स्तर पर विभिन्न अवधारणाएं, तो देखते मारना है क्षैतिज संगठन, और जहां पे बोल दे कि विभिन्न स्तर पर शामिल अवधारणाएं, तो वहां पे देखते मारना है ऊर्ध्वाधर संगठन। ठीक है, और मेरे साथी अब जो देख रहे हैं सी और डी, तो ये अवधारणाएं का स्तर नहीं है, ये क्या है, अवधारणाओं में निर्णय लेने और प्रबंधन करने का क्या है, ये नियम है, और ये उस चीज को संदर्भित करता है। तो अवधारणाओं में निर्णय लेने, अवधारणाओं में निर्णय लेने या प्रबंधन करने को संदर्भित करता या करती है। ठीक है, सभी साथी का डाउट क्लियर हुआ? जहां पे दिखे केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत, ये क्या करता है, ये अवधारणाओं में निर्णय लेने या प्रबंधन करने को संदर्भित करता या करती है। ठीक है मेरे साथी, तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा, क्या सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है, एक रचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक संलग्नता को सुगम बनाया जा सकता है। क्या बोला है, एक रचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक संलग्नता को सुगम बनाया जा सकता है। मतलब संज्ञानात्मक संलग्नता को सुगम कैसे बनाया जाए, हमको उसके बारे में जवाब देना है। तो कथन 1 में क्या बोला है, बच्चों की बातें, बात तो सही है। कथन 2 में क्या बोला है, एक शिक्षक की भावनाएं, ये भी मेरे साथी बहुत जरूरी है। 3 में क्या बोला है, बच्चों के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध, यही बात सही है। फिर चौथा में क्या बोला है, बाह्य रूप से थोपा गया अनुशासन, ये बात गलत है। तो बताइए अब इसके अनुसार सुगम कौन कौन हो जाएगा, तो 1 2 3, ये तो तीनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ये है हमारा 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ में क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। हम छात्रों पर शैक्षिक बोझ के मुद्दे की जांच डैश द्वारा की गई थी। क्या बोला जा रहा है हमसे बोला जा रहा है छात्रों पर शैक्षिक बोझ के मुद्दे की जांच डैश द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, बताइए मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में है आदिल सिया समिति, बी में ईश्वर भाई पटेल समिति, सी में है माथुर समिति, और डी में है यशपाल समिति। तो मेरे साथी छात्रों पर शैक्षिक बोझ के मुद्दे की जांच यशपाल समिति के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। इसमें क्या बोला है, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य डैश प्रदान करना है। बताइए मेरे साथी, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या प्रदान करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है एक शिक्षार्थी के लिए पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण सामग्री, बी में है शिक्षकों के लिए शिक्षण को आधार बनाने के लिए एक सामग्री,
सी में है परीक्षाओं के लिए आधार और सामग्री बनाने वाली सामग्री। सी में है शिक्षकों के लिए पठन और संदर्भ सामग्री। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, क्वेश्चन बोला है पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य डैश प्रदान करना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, यही है पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य। ठीक है, समझ में आया मेरे सभी साथियों को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री शिक्षण में उपयोगी है। बताइए मेरे साथी, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री शिक्षण में उपयोगी है कैसे। तो इसका कथन एक में क्या बोला है, यह अस्थायी रूप से सीखने और समझने में मदद करता है। बी में बोला है छात्र अधिक सक्रिय, कथन दो में बोला है छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को आसानी से सीखते हैं। कथन 3 में बोला है पाठ रोचक हो जाता है। और कथन 4 में क्या बोला है, यह छात्रों के समझ के स्तर को कम करता है। और क्या बोला है मेरे साथी, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है, बताइए मेरे साथी सभी साथी इसको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए ये क्या बोला है, कथन एक में यह स्थायी रूप से सीखने और समझने में मदद करता है, बात सही बोल रहा है। दूसरा में बोल रहा है छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को आसानी से सीखते हैं, बात सही है। तीसरा में बोला है पाठ रोचक हो जाता है, भी बात सही है। फिर चौथा में बोला यह छात्रों के समझ को स्तर को कम करता है, यही बात गलत है। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आइए मेरे साथी, और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला है, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, कहाँ किया जाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए मेरे साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए में जब शिक्षक अनुपस्थित हो, बी में है जब वस्तु उपलब्ध न हो, सी में है परीक्षाओं के दौरान, और डी में है मूल्यांकन के दौरान। तो मूल्यांकन के दौरान, परीक्षाओं के दौरान तो ऐसे ही काट देना है, इस समय हमको दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग नहीं करना है। जब शिक्षक अनुपस्थित हो तो भाई आखिर कौन करवाएगा, ये भी गलत हो गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जब वस्तु उपलब्ध न हो। अब बहुत सारे साथी के थोड़ा मन में डाउट भी आ सकता है। देखिए मेरे साथी, वस्तु उपलब्ध कहने का मतलब हो गया कि कोई बच्चा को आप साइंस का कोई अगर मान लीजिए प्रयोग के बारे में पढ़ा रहे हैं और आपके पास वो टूल्स मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे आप, कोई भी जो साइंस का टूल्स आप उसको उसके माध्यम से जो आप बताना चाहते हैं उसका आप वीडियो दिखा देंगे, तो क्या होता है वहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग हो गया। तो जब वस्तु उपलब्ध ना हो तभी तो हम किए ना, आपके पास जब वो टूल्स नहीं है उपलब्ध तो क्या किए, उसके जगह पे आप बच्चा को वीडियो दिखा दिए ताकि बच्चा का समझ बेहतर हो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया। तो चलिए सभी साथी कमेंट में बताइए कि आप सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा, और सभी साथी कमेंट करिए कि उनका 30 में कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हमारे सभी साथियों का अभी तैयारी कैसा चल रहा है। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।